नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1 सितंबर साल 2023 यानी कि मात्र 2 दिन पुरानी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक कोपासनरी प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति और वहीं दूसरी ओर वह संपत्ति जो आपको अपने पिता के थ्रू मिली हो यानी कि आपने इनहेरिटेंस के तौर पर रिसीव की है, इन दोनों के बीच में संपत्ति का विभाजन किस तरीके से होता है, यह चीज इस लैंडमार्क जजमेंट में क्लियर की है। बेसिकली दोस्तों, अक्सर जब लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं तो एक बेसिक सी कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहती है कि सर 2005 से पहले अगर संपत्ति के विभाजन की बात आती थी तो बेटी का तो हिस्सा पैतृक संपत्ति में नहीं होता था। पर वही लोग फिर कंफ्यूज होकर कहते हैं कि सर जब हमारे दादा का देहांत हुआ तो हमारी बुआ को हिस्सा कैसे मिल गया। हमें यह चीज आज तक क्लियर नहीं हुई। अब ये सारी चीज आज की वीडियो में हम आपको क्लियर करके देने वाले हैं। अगर आप भी किसी पैतृक संपत्ति में बंटवारे को लेकर परेशान हैं, चाहे वो हाल फिलहाल में आप करने वाले हो या फिर पहले आपका किसी पैतृक संपत्ति में बंटवारा हो गया है, तो आज की वीडियो आप देखकर यह समझ सकते हैं कि वो जो पैतृक संपत्ति में बंटवारा हुआ है क्या वो लीगली तरीके से हुआ है या फिर नहीं दोस्तों। और आपको सारा जो आपकी कंफ्यूजन है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी और रेलिवेंट जजमेंट का भी हम रेफरेंस आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सीधा हम पार्टीशन सूट की जजमेंट पर ना बढ़ते हुए पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 8 आपको क्लियर करते हैं। यह उस कंडीशन में आपके काम आएगा जब आपको यह चीज समझनी हो कि अगर एक व्यक्ति का देहांत होता है तो देहांत होने के बाद सबसे पहले किसका उस संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी कि जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं उसमें कौन कौन आता है। यह सारी चीज पहले हम प्रोविजन में क्लियर करेंगे, फिर रेलिवेंट जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर। देखिए यहां पर लिखा है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल, यानी कि जब एक पुरुष का देहांत होता है तो जो जनरल रूल है कि उसकी संपत्ति किसके पास जाएगी वो इस बारे में लिखी हुई है। इसमें देखिए साफ मेंशन है कि जो प्रॉपर्टी है मेल हिंदू की जिसकी डेथ हो चुकी है तो वो किसके अंदर डिवोल्व होगी वो इस सेक्शन में लिखा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सबसे पहले वो जो क्लास 1 शेड्यूल के हीयर्स हैं उनके पास जाएगी। अगर कोई क्लास 1 ईयर्स का स्केड्यूल जिंदा नहीं है तो क्लास 2 के जो स्केड्यूल्स के ईयर है यानी कि उत्तराधिकारी है उनके पास जाएगी। अगर कोई क्लास 2 के स्केड्यूल का उत्तराधिकारी भी जीवित नहीं है तो वो एग्नेट्स ऑफ डिकीज के पास जाएगी, यानी कि जो उनके फादर साइड के जो मेंबर्स हैं जैसे कि उनके भाई हो गए, फादर के चाचा जिसे हम कह सकते हैं उनके पास जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो जो डिकीज है यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसकी कोग्नेट साइड्स के लोगों के पास यानी कि मामा वगैरह के पास वो संपत्ति चली जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्लास 1 का उत्तराधिकारी कौन कौन है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की रेलिवेंट जजमेंट में और हमारी 90% सिचुएशन में एक प्रॉपर्टी क्लास 1 के उत्तराधिकारी के पास ही जाती है। अब डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं पत्नी, बेटा बेटी और माताजी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है अगर उसकी पत्नी है तो उसका भी हक होगा, बेटा बेटी है उसका भी हक होगा और अगर उसकी माता जी भी जीवित है तब भी उनका वहां पर हक आएगा। तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर हुई कि अगर एक मेल हिंदू का डेथ होती है तो क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी है उनके पास वो उनकी संपत्ति चली जाती है। और क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं रेलिवेंट प्रोविजन के साथ मैंने डिस्प्ले पर दिखाकर आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले आपको केस टाइटल क्लियर कर देते हैं। केस टाइटल क्लियर करने के बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करेंगे। उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस दिया गया वो आपको हम क्लियर करेंगे। डिस्प्ले पर देखिएगा जजमेंट का नाम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा केस टाइटल है हमारा दे रहा, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस विशाल एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4494 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है
1 सितंबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आया हूं और शायद ही YouTube पर किसी ने अभी तक आपको इस जजमेंट का रेफरेंस दिया होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अगर फैक्ट के बारे में बात करें तो फानूरम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी संपत्ति पर उसके देहांत होने के बाद एक पार्टीशन सूट डाला गया है साल 1991 में। अब पार्टीशन सूट में यहां पर संपत्ति में बंटवारे को लेकर मांग की गई है। जो फानूरम वाम का व्यक्ति था, इसकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी से इनको एक बेटी थी, जबकि दूसरी शादी से जब पहली पत्नी का देहांत हो गया तब दूसरी शादी हुई। तो दूसरी शादी से एक बेटा और बेटी थी, यानी कि 3 बच्चे थे दोनों शादियों से, जिसमें एक लड़का था। अब पहला जो पार्टीशन का केस डाला गया है साल 1991 में, तो उसमें यही डिमांड की गई कि जो फानूरम नाम के व्यक्ति की संपत्ति है, इसमें हम सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। और वही चीज यहां पर डिसाइड की गई कि सभी का यहां पर तीनों बच्चों का इक्वल राइट इस प्रॉपर्टी पर आना चाहिए। नाउ इस चीज को अपीलिएंट कोर्ट ने जब अपील डाली गई, केस के फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ यहां पर विशाल नाम का व्यक्ति, तो उसने अपील डाली है अपीलिएंट कोर्ट में साल 1996 में। इसके बाद साल 1999 में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था अपीलिएंट कोर्ट ने उसको भी सही ठहराया। फिर साल 2009 में हाई कोर्ट के सामने जब ये अपील जाती है तो उसने इसको पार्शियली एक्सेप्ट किया, कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसके कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करके उसको पार्शियली एक्सेप्ट किया गया। फिर भी यहां पर जो अपीलिएंट है वो इससे संतुष्ट नहीं था और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। उसका क्वेश्चन यहां पर यही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही इश्यू आया है, ध्यान से समझिएगा, कि जो संपत्ति में बंटवारा हुआ है क्या वो लीगली तरीके से सही है, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी फानूरम की, जिसका सेपरेट कर दिया गया था, जिसका बंटवारा करके सेपरेट प्रॉपर्टी बनवा दी गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो संपत्ति में हिस्सा था, तो क्या बेटे को एज अ लीगल हेयर मिलना चाहिए था, कोपासना मिलना चाहिए था, या फिर सभी में इक्वली पार्टीशन करना चाहिए था? कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो में अभी आगे आपको क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी संपत्ति के बंटवारे को लेकर ही क्वेश्चन अराइज हो रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी का इस जजमेंट में रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के संपत्ति के हिस्से को आप जानना चाहते हैं तो आपको ऐसे समझना होगा कि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है, अगर वो आज जीवित होता तो उसका कितना हिस्सा वहां पर होता, उसी हिसाब से हम संपत्ति में किसी का हिस्सा तय कर सकते हैं। पहले डिस्प्ले पर आप इस रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम था जो यहां पर दी गई थी, गुरुपद खंडप्पा मकदम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मकदम एंड अदर्स 1978 3 SCC 383। यहां पर देखिएगा यही ऑब्जर्व किया गया था कि अगर यह चीज पता लगाना है कि जो लीगल ईयर्स है उनका कितना हिस्सा होगा जिस व्यक्ति का देहांत हो गया उसकी संपत्ति के अंदर, तो पहले यह पता लगाना जरूरी है कि जिसका देहांत हुआ है उसका स्वयं कितना हिस्सा बनता था उस पैतृक संपत्ति में। यानी कि जब तक जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसी का हिस्सा डिसाइड नहीं होगा कि उसका कितना हिस्सा था, तब तक हम आगे उनके बच्चों का हिस्सा डिसाइड नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, मान लेते एक पैतृक संपत्ति है जो 100 गज की है और 2 उसमें लीगल ईयर है, तो जब तक यही डिसाइड नहीं होगा कि दोनों का 50-50 गज उसमें हिस्सा बनता है, उसके बाद ही तो हम आगे उनके बच्चों का डिसाइड कर सकते हैं। तो यही चीज बताई गई कि अगर आप लीगल ईयर का हिस्सा डिसाइड करना चाहते हैं तो पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसका देहांत हुआ है उसका कितना हिस्सा वहां पर बनता था। ये रेलिवेंट जजमेंट का वहां पर रेफरेंस दिया गया। अब आगे जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस पर ध्यान दीजिएगा कि किस किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पाया जो फानूरम नाम का व्यक्ति था जिसकी संपत्ति थी वो सबसे पहले उनकी पैतृक संपत्ति थी और उस व्यक्ति के 2 भाई और थे, यानी कि वो टोटल 3 व्यक्ति थे, 3 भाई थे। तो कोपासनरी प्रॉपर्टी जितनी भी थी सबका 1/3 हिस्सा बनना चाहिए, यानी कि सबका 1/3 हिस्सा पहले वहां पर होगा। अब जब 1/3 हिस्सा फानूरम का वहां पर बनता है, यानी कि जिसकी संपत्ति पर पार्टीशन सूट चल रहा है, उसका पहले 1/3 हिस्सा वहां पर बनेगा। नाउ देखने वाली बात जो है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको क्लियर की थी कि उनकी पहली शादी से एक लड़की थी और दूसरी शादी से एक लड़का और लड़की थी, यानी कि टोटल 3 बच्चे थे। अब जो फानूरम नाम को पैतृक संपत्ति में 1/3 हिस्सा मिला था, तो जो उनका बेटा था दूसरी शादी में, तो उसका भी बाय बर्थ उसमें अधिकार आ गया। क्यों? क्योंकि एक कोपार्टनर का जन्म लेते ही संपत्ति में अधिकार आ जाता है, तो उसका वहां पर एज अ कोपार्टनर जन्म लेते ही संपत्ति में अधिकार आ गया। तो अब यहां से समझिएगा, जो फानूरम नाम का व्यक्ति था जिसका 1/3 हिस्सा बनता था पैतृक संपत्ति में, जिसको लेकर ये पार्टीशन सूट भी डाला है, तो सबसे पहले जो उनका बेटा है उनका उसमें 50% शेयर आ गया। कारण क्योंकि जब 1/3 हिस्सा चाहे वो कितना भी हो, 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 10,000 स्क्वायर यार्ड, जब वो पैतृक संपत्ति से सेपरेट हुआ
उसके बाद उसका बच्चा भी उसमें एज अ कोपार्टनर माना जाता है। मैंने रेलिवेंट जजमेंट भी क्लियर किया है कि पार्टीशन होने के बाद भी जो पैतृक संपत्ति है वो कंटिन्यूअस एंसेस्ट्रल कहलाई जाती है। तो उसका बेटे का भी जन्म लेते ही उसमें अधिकार आ गया, तो 50% शेयर उसके बच्चे का उस 1/3 हिस्से में ऑलरेडी अलग हो गया, यानी कि 50% उसके बेटे का हो गया और 50% यहां पर रिमेनिंग जो फानूनम नाम का व्यक्ति था उसका हो गया। अब जब फानूनम नाम के व्यक्ति का देहांत हुआ है तो अब जब उसकी संपत्ति का बंटवारा होगा तो जो रिमेनिंग 50% उसका हिस्सा बनता था केवल उतने में ही होगा, क्योंकि जो पहला 50% था जो मैंने आपको क्लियर किया वो ऑलरेडी जो उसका बेटा था कोपार्टनर था, हम वारिस था, क्योंकि साल 2005 से पहले बेटी को हम वारिस नहीं माना जाता था, तो उस हिसाब से केवल बेटा हम वारिस था, तो वो पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले गया। अब जब उस फानूरम का डेथ हुई तो अब जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन है? तीनों बच्चे, एक बेटा जिसको ऑलरेडी पहले 50% हिस्सा मिल चुका है और उसकी दोनों बेटी, उन तीनों का वहां पर हिस्सा बनेगा। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लियर की। सरल भाषा में समझे तभी आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, देखिए मान लेते हैं टोटल 300 गज जमीन है जिसमें से ऑलरेडी 3 भाई और फानूरम को 1/3 हिस्सा मिला, यानी कि टोटल 100 गज हिस्सा मिला। अब जब उसको 100 गज वो जमीन मिली है तो ऑलरेडी उसका एक बेटा है, तो बेटा अगर जन्म लेता है तो उसी समय वो कोपार्टनर बन गया, तो 50 गज उसकी जन्म लेते ही अलग हो गई, क्योंकि जितने कोपार्टनर उतना हिस्सा हुआ, तो एक कोपार्टनर है तो 50% हिस्सा हुआ, तो 50 गज उसकी अलग हो गई। अब बची फानूरम की 50 गज और 50 गज जो अभी अलग हो गई। अब जब फानूरम नाम के व्यक्ति का देहांत होगा तो उसकी जो 50 गज थी उसमें से भी उनके बच्चों को हिस्सा मिलेगा। टोटल कितने बच्चे हैं? पहली शादी से 1 और दूसरी शादी से 2, तो फानूरम नाम के व्यक्ति है जो उसका 50 गज का हिस्सा था उसमें भी 3 हिस्से बनेंगे, एक बेटे का जिसको पहले ऑलरेडी 50 गज मिल चुका है और बाकी 2 बेटियों का। और इसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया कि किस तरीके से कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में साल 2005 से पहले बेटे को हक मिलता है, और अगर पिता का देहांत हुआ है या फिर माता का देहांत हुआ है तो किस तरीके से क्लास 1 के उत्तराधिकारी को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो यहां से इतना समझे कि 2005 से पहले बेटी जो है क्लास 1 की उत्तराधिकारी थी, किंतु कोपार्टनर तब भी नहीं थी, हम वारिस तब भी नहीं थी, और उसी हिसाब से यहां पर संपत्ति का बंटवारा किया है, जो मैंने सरल सी सरल भाषा में डिस्प्ले पर भी दिखाकर आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।